बार खांसी होगी, बार बार जुकाम होगा, बार बार गला दुखेगा, टॉन्सिलाइटिस होगा, कान में दर्द होगा, ये सब बता। तो सबसे ज्यादा बचपन जो होता है कफ के प्रभाव में, फिर 14 वर्ष की उम्र से शुरू करके लगभग 60 वर्ष की उम्र तक। आज के जमाने में ये 60 वर्ष कम हो गया, 40 तक ही हो गया। पुराने जमाने में ये 60 तक होता था। 14 वर्ष की उम्र से 40 वर्ष की उम्र तक जो व्यक्ति है, स्त्री हो या पुरुष, वो पित्त के प्रभाव में होता है। मानी 14 साल से लेकर 40 साल तक जितने भी लोग होंगे 99% वो पित्त के। ये 40 साल मैंने किया, आयुर्वेद तो 60 साल की बात करता है। ये 40 साल मैंने इसलिए किया है कि मेरे पास सैकड़ों पेशेंट हैं जो बात के हैं 40 की उम्र। 40 की उम्र में ही उनको घुटने के दर्द, कमर के दर्द, कंधे के दर्द सब शुरू। मॉडर्न एज है, आधुनिक जमाना है, इसलिए इसमें बात सबसे बिगड़ा हुआ है। तो 40 की उम्र से हम शुरू करें और जीवन के आखिरी दिन तक सबसे ज्यादा वात का असर होगा। माने 40 के बाद के जो रोग शुरू होंगे आपके जीवन में, उम्र के आखिरी दिन तक, तो आपको सबसे ज्यादा तो वात के रोग होंगे 40 प्लस, पित्त के होंगे 14 प्लस 14 प्लस, और कफ के होंगे 1 प्लस या 0 प्लस जो भी। इतनी मोटी बात के बाद अब हम पढ़ते हैं अष्टांग हृदय के सूत्र पर। यह भूमिका मुझे बनाना इसलिए जरूरी था कि मोटी जानकारी हमें रहे। अष्टांग हृदय में भागवत जी कहते हैं कि जिंदगी भर वात पित्त कफ को संतुलित रखना ही सबसे बड़ी कला है और कौशल है। सारी जिंदगी आपको एक ही काम करना है, प्रयास पूर्वक, कि हमारा वात, हमारा पित्त, हमारा कफ हमेशा सुरक्षित रहे, नियमित रहे, संतुलित रहे। जितना चाहिए उतना वात रहे, जितना चाहिए उतना पित्त रहे, जितना चाहिए उतना, तो जितना चाहिए उतना वात पित्त कफ हमारा रहे। तो इसके लिए क्या करना है, वो 7000 सूत्र है। उसमें से पहला सूत्र बहुत छोटा सा सूत्र है, आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इस सूत्र का मतलब क्या है और इसका असर कितना होगा। वात पित्त कफ को जीवन भर संतुलित रखना है तो उसका पहला सूत्र है, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। पहला सूत्र है, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। इतना सही सूत्र है। कभी भी जीवन में खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना। लिख लिया आपने? चलिए अब इसको समझते हैं। क्या कहा ये भागवत जी ने, खाने के बाद पानी नहीं, तुरंत पानी नहीं। अब आप इसको उल्टा करके देखिए कि हम तो रोज यही करते हैं। मैंने 100 में से 99 लोगों को देखा है कि वो पानी लिए बिना खाना नहीं खाते। पानी पहले होता है, खाना बाद में होता है। बहुत सारे लोग तो खाने से ज्यादा पानी पीते हैं। 2-4 रोटी के टुकड़े खाए, फिर पानी फिर खाए। ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था में भागवत जी बिल्कुल ऐसी बात कह रहे हैं कि पानी ही नहीं पीना खाने के तुरंत। कारण क्या है, बात क्या है, क्यों नहीं पीना है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम पानी क्यों न पिए खाने के बाद, क्या कारण है? बात ऐसी है कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर का पूरा केंद्र है हमारा पेट। ये पूरा शरीर चलता है पेट की ताकत से, और पेट चलता है भोजन की ताकत से। जो कुछ भी हम खाते हैं वही हमारे पेट की ताकत है। हमने दाल खाई, हमने सब्जी खाई, हमने रोटी खाई, हमने अचार खाया, दही खाया, लस्सी पिया, कुछ भी, दूध, दही, छाछ, लस्सी, फल आदि, ये सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। ये पेट को ऊर्जा देता है और पेट उस ऊर्जा को आगे के लिए ट्रांसफर करता है। आप कुछ भी खाते हैं, सब कुछ पेट आपके लिए ऊर्जा का आधार बनता है। अब हम खाते हैं तो पेट में सब कुछ जाता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं आमाशय। कभी आप एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का कोई कैलेंडर आजकल आते हैं शरीर विज्ञान के, जिसमें शरीर के एक एक अंग को दिखाया जाता है। एक कैलेंडर खरीद लीजिए, 10-15 रुपए का आएगा, घर में टांग कर रखिए। उस कैलेंडर में आपको बताया जाएगा आपका पेट में जो नाभि स्थान है, उसके बिल्कुल लेफ्ट में एक स्थान है, उसको आमाशय कहते हैं। आमाशय
उसी स्थान का एक दूसरा नाम है जठर, और उसी को अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। आमाशय, जठर, एपिगैस्ट्रियम, ये एक ही स्थान के 3 नाम हैं। एक अंग्रेजी में है, एक संस्कृत में है, एक हिंदी में। पंजाबी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। एपिगैस्ट्रियम, तो हमारे क्या कहते हैं पंजाबी में मेंदा कहते हैं। ठीक है, जो भी आप कहते हैं, ये स्थान हमारे शरीर का सबसे महत्व का स्थान है, एपिगैस्ट्रियम या आमाशय या जठर, क्योंकि सारा खाना इसी में आता है। ये एक थैली की तरह से होता है, बहुत छोटा स्थान है, इसमें अधिक से अधिक 350 ग्राम खाना आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता बड़े लेते। तो हम कुछ भी खाते हैं, सब कुछ ये आमाशय में आ जाता है। अब आमाशय में क्या होता है, खाना जैसे ही पहुंचता है, ये भगवान की व्यवस्था है, ये शरीर में है, तुरंत इसमें आग जल जाती है, अग्नि। आमाशय में अग्नि होती है, उसी को कहते हैं जठर अग्नि, मिला के बोलते हैं जठर। ये जो जठर अग्नि है, ये आमाशय स्थान में प्रदीप्त होने वाली अग्नि है, आग है। ये आग ऐसी ही होती है जैसे रसोई गैस की आग। आपकी रसोई गैस है ना, एलपीजी सिलेंडर से जो कनेक्टेड है स्टोव, आपने स्विच ऑन किया, आग जल गई। ऐसे ही पेट में जैसे ही आपने खाना खाया, तुरंत आग जल गई, ये ऑटोमेटिक है। रोटी का पहला टुकड़ा आपने मुंह में डाला, इधर आग जली, जठर अग्नि। ये अग्नि तब तक जलती है जब तक खाना पचता है, डाइजेस्ट। आप खाना खा रहे हैं, अग्नि जल गई, अब अग्नि खाने को पचाती है, डाइजेस्ट कराती है। वो ऐसे ही कराती है जैसे रसोई गैस। आपने रसोई गैस में जो स्टोव है उसका स्विच ऑन कर दिया, आग जल गई, अब इस पे आपने दूध रख दिया, थोड़ा चावल डाल दिया, तो जब तक अग्नि जलेगी तब तक खीर बनेगी। इसी तरह से आपने पानी रख दिया, चावल डाल दिए, अब जब तक अग्नि जलेगी चावल पकेगा। आपने पानी रख दिया, दाल डाल दी, घटाघट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, और कई लोग तो बोतल पे बोतल उतार दिया। अब होने वाला एक ही काम है, जो आग जल रही थी वो बुझ गई। आग अगर बुझ गई तो खाने के पचने की जो क्रिया है वो रुक गई। अब हमारे पेट में 2 ही क्रियाएं होती है खाने के पचने में। एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन, दूसरी है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब है सड़ना, और डाइजेशन का माने है पचना। अगर आग जलेगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उसका रस बनेगा। आयुर्वेद के हिसाब से बोल रहा हूं, आपकी आग जलेगी, खाना पचेगा, खाना पचेगा तो रस बनेगा। जो रस बनेगा तो उसी रस में से मांस बनेगा, मांस जिसको आप फ्लैश कहते हैं। उसी रस में से मज्जा बनेगी, फिर उसी रस में से रक्त बनेगा, ब्लड, फिर उसी में से वीर्य बनेगा, फिर उसी में से हड्डियां बनेगी, बोन्स, फिर उसी में से मल बनेगा, एक्सक्रीटा, स्टूल, फिर उसी में से मूत्र भी बनेगा। तो मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र, अस्थि और सबसे अंत में मेद बनेगा। ये तब होगा जब खाना पचेगा तब। और आप जरा ध्यान से सुने इन शब्दों को। मांस की जरूरत है हमको, मज्जा की भी जरूरत है, रक्त की भी जरूरत है, वीर्य की भी जरूरत है, अस्थि भी चाहिए, मेद भी चाहिए, ये सब हमें चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मल नहीं चाहिए और मूत्र नहीं चाहिए। तो मल और मूत्र तो बनेगा जरूर, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं, शरीर को चाहिए नहीं। तो शरीर हर दिन उसको छोड़ देगा, मल को भी छोड़ेगा, मूत्र को भी छोड़ेगा। बाकी जो चाहिए शरीर उसको धारण करेगा। खाना जब हजम होगा, पचेगा, तो रस बनेगा, रस में से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र, अस्थि, मेद बनेगा। मल मूत्र की जरूरत नहीं है, शरीर उसको छोड़ देगा। बाकी सब चीजों की जरूरत है, शरीर उसको धारण कर लेगा। ये एक है। दूसरी तरफ क्या होगा? आग नहीं जलेगी, आपने घटाघट पानी पी लिया, तो वही खाना सड़ेगा, और सड़ने के बाद उसमें से जहर बनेंगे,
तो सबसे पहला जहर जो बनता है खाना सड़ने के बाद, उसका नाम है यूरिक एसिड। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप कहते हैं मुझे ये तकलीफ, मुझे वो तकलीफ, तो डॉक्टर तुरंत डायग्नोसिस करके कहता आपको यूरिक एसिड बन रहा है। तो वो आपको कहता है ये दवा खाओ, ये दवा खाओ, ये दवा खाओ, ऐसे खाओ, वैसे खाओ, यूरिक एसिड कम करो। ये विष है यूरिक एसिड, और ये इतना खतरनाक विष है कि अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया या बंद नहीं किया तो ये आपके शरीर को उस स्थिति में ले जा सकता है कि आप एक कदम भी चल ना सके, टोटली बेड रिडन हो जाए, बिस्तर पे ही आपको पड़ा रहना पड़े, पेशाब भी बिस्तर पे निकले और आपको संडास भी बिस्तर पे ही करनी पड़े। यूरिक एसिड इतना खतरनाक है, वहां तक लेके जाता है। तो इसलिए खराब विष है, अच्छा नहीं है, नहीं बनना चाहिए। और एक उदाहरण देता हूं, जब खाना सड़ता है तो यूरिक एसिड जैसा ही और एक विष बनता है शरीर में, उसी को कहते हैं LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, माने खराब कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर अक्सर आपको कहता है, आप जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक कराने, डॉक्टर कहता हाई बीपी है, फिर आप पूछोगे कारण बताओ, तो कहेगा आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत है। तो कोलेस्ट्रॉल कौन सा बहुत है, आप और ज्यादा डीप पूछेंगे तो कहेगा LDL बहुत है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इससे भी ज्यादा खराब और एक विष है, वो है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी कोलेस्ट्रॉल जैसा ही विष है। अगर VLDL बहुत बढ़ गया तो भगवान भी नहीं बचा सकता। कितनी खराब स्थिति है शरीर। और एक उदाहरण देता हूं, खाना जब सड़ता है पेट में तो इसी में से कुछ और भी जहर बनते हैं। उन जहर के कुछ नाम हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। डॉक्टर आपको डायग्नोस करके कहता है कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़े हुए हैं, समझ लीजिए विष निर्माण हो रहा है शरीर में। तो कोई यूरिक एसिड के नाम से कहे, कोई कोलेस्ट्रॉल के नाम से कहे, कोई LDL के नाम से, VLDL के नाम से कहे, या ट्राइग्लिसराइड, समझ लीजिए ये सब विष हैं। और ऐसे विष 103 हैं, मैंने आपको 4-5 नाम लिए। ये सारे विष तब बनते हैं जब खाना नहीं पचता, खाना सड़ता है। मतलब समझ लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो एक ही मिनट में ध्यान आना चाहिए खाना पच नहीं रहा है। कोई कहता है मेरा ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़े हुए हैं, तो एक ही मिनट में डायग्नोस कर लीजिए आपके खाना पच नहीं रहा है। कोई कहता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, तो एक ही मिनट आपको लगना चाहिए ये समझने में खाना पच नहीं रहा, क्योंकि खाने के पचने पर इनमें से कुछ नहीं बनता। खाने के पचने पर बनता है मांस, मज्जा, रक्त, धीरे, बल, मूत्र, अस्थि, मेद, ये सब पचने पे बनता है। नहीं पचने पर क्या बनता है, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL, ये सब बनते हैं। और यही आपको रोगों का कारण बना देते हैं, माने आपके शरीर को रोगों का घर बना देते हैं। तो हमें ध्यान किस बात पर देना है, जिंदगी में सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि जो हम खा रहे हैं वो पूरा ठीक से पचना चाहिए। और खाना ठीक से पचना चाहिए, इसके लिए पेट में आग जलनी ही चाहिए, क्योंकि बिना आग के खाना पकता नहीं है और पचता भी नहीं। रसोई में आग नहीं है, आप कुछ नहीं बना सकते। पेट में आग नहीं है, कुछ नहीं पचा सकते। तो महत्व की बात है खाना खाना नहीं, महत्व की बात है खाने को पचाना। आपने क्या खाया, कितना खाया, ये इमैटीरियल है। कोई कहता मैंने 100 ग्राम खाया, कोई 200 ग्राम, कोई 500 ग्राम, ये इमैटीरियल है। पचाया कितना उसमें से, वो मटीरियल है, वो महत्व का है। आपने 100 ग्राम खाया और 100 ग्राम पचाया, बहुत अच्छा है। और 200 ग्राम खाया और सिर्फ 100 ग्राम पचाया, बहुत बेकार है। आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है। 500 ग्राम खाया और उसमें से 200 ग्राम भी पचा नहीं सके तो बहुत खराब है। अगर 100 ग्राम खाके 200 ग्राम खाके पूरा पचा लिया तो बहुत अच्छा आपका रिपोर्ट कार्ड है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि खाना खाना महत्व का नहीं, खाने को पचाना। और खाने को पचाने के लिए महत्व की चीज है अग्नि। तो अग्नि जलेगी तो खाना पचेगा। इसका मतलब खाना खाते ही पानी नहीं पिएंगे तभी अग्नि जलेगी, तभी खाना पचेगा, तभी उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मलमूत्र बनेगा। तो ये सूत्र दिया गया, खाना खाते ही तुरंत पानी नहीं पीना। कितनी देर तक? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। यही सवाल आना ही चाहिए आपके मन में कि ठीक है, बात तो अभी समझ में आ गई कि खाने के तुरंत बाद तो पानी नहीं पीना, लेकिन कितनी देर तक। अब ये जो देर वाला किस्सा है इसको समझ लें।
हम जब खाना खाते हैं उसके पचने की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था यह है कि जो कुछ आपने ठोस खाया और द्रव खाया, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स होता है, सॉलिड और लिक्विड। अब सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे में मिक्स होता है तो खिचड़ी बनता है, उसको पेस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहें तो खिचड़ी। तो आपके शरीर में खाया हुआ सॉलिड और लिक्विड दोनों एक दूसरे में मिक्स होता है, पेस्ट बनता है। ये पेस्ट बनने की अवस्था 1 घंटे 30 मिनट तक रहती है शरीर में, और 1 घंटे 30 मिनट तक ही अग्नि भी जलती है पेट में। अग्नि का सबसे बड़ा काम है खिचड़ी बनाना, सॉलिड और लिक्विड को मिला के उसको पेस्ट में बदल देना, ये अग्नि का मुख्य काम है। 1 घंटे 30 मिनट के बाद अग्नि अपने आप कम हो जाती है, बुझ तो नहीं जाती है लेकिन कम हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके खाने का रस बनना शुरू होता है। अब आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज का रस बनेगा तभी उसमें पानी की जरूरत आएगी। आपको अगर मैं ये कहूं कि आम का रस बनाइए, तो आम का छिलका उतारेंगे, फिर उसका पल्प निकालेंगे, गूदा निकालेंगे, फिर पानी मिलाएंगे, तभी रस तैयार होगा। वो पानी चाहे दूध के रूप में मिलाए या सीधे पानी मिलाए। चीकू का मैं कहूंगा आपको रस निकालिए, तो आप वही करेंगे, पल्प निकालेंगे, फिर पानी मिलाएंगे। जब भी रस निर्माण होता है बिना पानी के नहीं होता, तो पेट में भी रस का निर्माण बिना पानी के नहीं होने वाला। तो जब 1.5 घंटे के बाद ही रस बनना है, तो आप खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही रस बनने लगता है, कुछ ही लोग हैं, बाकी सबको नहीं बनता। जो लोगों को 1 घंटे में बनने लगता है वो लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, खेत में हल चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, सड़क पर रिक्शा खींच के ले जाते हैं, हाथ गाड़ी लेके जाते हैं। जो बहुत मेहनती लोग हैं उनको पेट में खाना खाने के 1 घंटे में ही रस बनने लगता है। तो वो लोग जो ज्यादा मेहनत करते हैं वो खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पी सकते हैं। लेकिन जो आपके जैसे मेरे जैसे लोग हैं, कम मेहनती हैं, हमको 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना अच्छा है। तो क्लियर हो गया, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 घंटे के बाद पानी पीना। और 1.5 घंटे के बाद कितना पानी पीना है, जितनी इच्छा करे उतना, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 5 गिलास, आपकी जितनी कैपेसिटी है पीने की, जितनी प्यास लगी है उतना आप पी सकते हैं। बहुत अच्छा। अब ये तीसरा सवाल आ गया। तीसरा सवाल ये आ गया कि खाने के पहले पी सकते हैं क्या? खाने के बाद का तो समझ में आ गया 1.5 घंटे में। खाने के पहले वाली बात समझनी है। खाने के पहले हम पानी पी सकते हैं, जितना चाहे उतना पी सकते हैं, लेकिन समय का उसमें ध्यान रखना है। खाना खाने से 48 मिनट पहले, 48 मिनट्स, 48 मिनट पहले। आप बोलेंगे ये 48 मिनट का क्या कैलकुलेशन है, 1 घंटा क्यों नहीं कहा मैंने, 48 मिनट क्यों कहा, 50 मिनट भी कह सकता था। बात ऐसी है कि जब आप पानी पीना शुरू करते हैं तो पानी मुंह में जाता है और बाद में सभी अंगों में जाता है, मांस में भी जाता है, मज्जा में भी, सब जगह जाता है, रक्त में भी जाता है। और अंत में पानी जो सरप्लस होता है, माने जरूरत से ज्यादा होता है शरीर को, वो मूत्र पिंड में आके इकट्ठा हो जाता है। बाद में आप यू मूत्र के साथ उसको बाहर निकाल देते हैं। तो मुंह में पानी शुरू किया, मूत्र पिंड तक आने में उसको 48 मिनट ही लगता है। तो आयुर्वेद में ये कहा गया कि जब ये 48 मिनट पूरा हो जाए और वो मूत्र पिंड में स्थिर हो जाए तो पेट तो खाली हो गया ना, तभी खाना खाना। माना खाने के पहले 48 मिनट में आप पानी पी सकते हैं, जितना चाहे उतना पी सकते हैं, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, क्वांटिटी आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। तो खाने के पहले पानी पीना है तो 48 मिनट में, खाने के बाद पीना है तो 1.5 घंटे में। अब आखिरी प्रश्न आएगा खाने के बीच में। बीच में पीने के लिए कहा गया है कि कोई मजबूरी है, कोई इमरजेंसी है तो पी सकते हैं 1 या 2 घूंट। वो इमरजेंसी मजबूरी क्या हो सकती है, मान लो खाना खाते खाते गले में फंस गया, अब मजबूरी आ गई, तो आप पानी पी सकते हैं 1 सिप या 2 सिप, ठीक है। और एक मजबूरी आ सकती है, खाना खाते खाते खांसी आ गई तो फिर समस्या आ गई, तो भी आप 1-2 सिप पी सकते हैं। और एक तीसरी ऐसी ही एक मजबूरी है, वो मजबूरी आयुर्वेद में ये कही गई है कि जब आप 2 अन्न का खाना खाएं तो बीच में जरूर पानी पीना है। 2 अन्न का खाना मतलब रोटी खा रहे हैं गेहूं की,
और चावल भी खाना है आपको। चावल एक अन्न है, गेहूं दूसरा अन्न है। मक्के की रोटी खा रहे हैं और उसके साथ चावल खा रहे हैं, मक्की एक अन्न है, चावल दूसरा अन्न है। बाजरी की रोटी खा रहे हैं और चावल खा रहे हैं, बाजरी एक अन्न है, चावल दूसरा अन्न है। ज्वार की रोटी खा रहे हैं तो ज्वार एक अन्न है, चावल दूसरा है। तो जब भी दो अन्न का खाना आप खाते हैं तो एक अन्न खाने के बाद दूसरा खाने से पहले थोड़ा पानी जरूर पीना। अनिवार्य? हाँ, अनिवार्य है। पानी पीना नहीं पिए तो नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन पिएंगे तो फायदा बहुत होगा। खाने के बाद पानी कैसे पीना, घटाघट पीना चाहिए? मैं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। हम जब पानी पिएंगे तो दो अन्न का खाना जब हम खा रहे हैं, गेहूं खा लिया, रोटी, अब हमको चावल शुरू करना है, तो रोटी खाने के बाद चावल शुरू करने के पहले 1-2 सिप पानी पी लीजिए। क्यों पी लें? आपके पेट में एंजाइम्स जो है ना पचाने के लिए, वो अलग अलग है। गेहूं को पचाने के लिए अलग एंजाइम्स हैं, चावल वाले अलग है, मक्की के अलग है, बाजरी के अलग है, ज्वार के अलग है, सभी अन्न को पचाने के लिए एंजाइम्स अलग है। तो जब आप रोटी खा रहे थे गेहूं की, तो रोटी वाले एंजाइम सक्रिय हैं, वो एक्टिव है, रोटी को पचाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। अब अचानक से चावल खाना शुरू किया तो चावल वाले एंजाइम्स को सक्रिय करना पड़ेगा और रोटी वाले को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, तो वो पानी से ही होता है। इसलिए 1-2 घूंट पानी पी लीजिए तो फिर चावल वाले एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे चावल खाने के समय। ऐसे ही चावल के बाद और कोई तीसरा अन्न खा रहे हैं तो फिर बीच में थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ये पानी बीच में जो पीना है वो 1-2 सिप से ज्यादा नहीं है। मिक्स करके खाते रहते हैं, एक तो मजबूत है। इस पर मैं उत्तर दूंगा लेकिन थोड़ी देर के बाद। अभी हम जो बात कर रहे हैं वहां तक सीमित है कि हमको बीच में पानी पीना है क्या। तो बीच में पानी पीने के लिए 3 कंडीशन मैंने बताई। या तो गले में खाना फंस गया तो मजबूरी है, या तो खांसी आ गई मजबूरी है। लेकिन पॉजिटिवली जो बिना मजबूरी का काम है वो ये कि एक अन्न खाने के बाद दूसरा शुरू होने से पहले 2-3 सिप पानी पी लीजिए, उसके बाद दूसरा अन्न शुरू करें। अब आखिरी बात जो इस एक नियम से जुड़ी हुई है वो ये कि ठीक है, हमको समझ में आ गया खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिएंगे, लेकिन खाने के तुरंत बाद कुछ और पी सकते हैं क्या, पानी को छोड़कर? तो उसके लिए आयुर्वेद में कहा गया कि आप खाने के तुरंत बाद अगर पीना चाहें तो जूस पी सकते हैं, फल का रस, कोई भी फल का रस पी सकते हैं। दूसरा कहा गया कि खाने के तुरंत बाद आप चाहें तो लस्सी पी सकते हैं। और तीसरा कहा गया कि खाने के तुरंत बाद आप चाहें तो दूध पी सकते हैं। तुरंत, हाँ, उसका भी टाइम बताने जा रहा हूं। तुरंत खाने के बाद अगर पीना चाहते हैं तो एक तो जूस पी सकते हैं, दूसरी लस्सी पी सकते हैं, तीसरा दूध पी सकते हैं। अब बहुत अच्छा सवाल पीछे से आ गया, इसका भी कोई टाइम है? हाँ है। आयुर्वेद में बिना टाइम के कुछ नहीं, हर चीज के खाने का टाइम। मूंगफली का दाना कब खाना चाहिए, चना कब खाना चाहिए, गुड़ कब खाना, इसके भी टाइम फिक्स है। मूंग की दाल किन दिनों में खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए, उसके भी टाइम फिक्स है। अरहर की दाल, तुअर की दाल कब खानी चाहिए, माँ की दाल, हर एक चीज का टाइम फिक्स है। इसी के साथ 1000 सूत्र है। लेकिन आप घबराइए मत, इतने ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको सीधे सीधे कुछ 20, 25 या 50 सूत्र ही बताने वाला हूँ। खाने के बारे में एक सवाल रहेगा जी, पीना। इसमें जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि जब भी जूस पीना है खाने के तुरंत बाद, वो सवेरे ही पी सकते हैं, नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद। जब भी जूस पीना हो तो सवेरे ही पी सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों? बात सीधी सी ये है कि फल को या जूस को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं हमारे पेट में, वो सवेरे ही सबसे ज्यादा होते हैं। तो सुबह के समय अगर आप जूस पी रहे हैं या फल खा रहे हैं तो जूस का एक एक बूंद आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगा, और वही जूस रात को पिएंगे तो वो सब फ्लश आउट होगा यूरिन के साथ, तो उसका कुछ भी उपयोग नहीं आएगा। तो सुबह सुबह जूस पीना सबसे अच्छा है, हर एक बूंद उसकी पचे हमारे शरीर को। दोपहर के समय लस्सी पीना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि दोपहर के समय हमारे पेट में जो एंजाइम्स होते हैं वो दही को और लस्सी को डाइजेस्ट कराने वाले हैं दोपहर को। तो दही या दही की कोई भी चीज खाना दोपहर को ही सबसे अच्छा। अगर सुबह खाए तो नुकसान तो नहीं? नुकसान थोड़ा हो सकता है। कब होगा? जब आपकी उम्र 40-45 क्रॉस कर जाएगी।
40-45 तक तो क्या मैंने बताया, पित्त का प्रभाव है। पित्त का प्रभाव ऐसा प्रभाव होता है जो दूसरे सबको कंट्रोल कर लेता है। सर ऐसे सुबह यहाँ गांव में तो 2-2 गिलास लस्सी पीते हैं। हाँ, तो उस पर भी मैं आऊंगा थोड़ी देर में। जो 2-2 गिलास लस्सी पीते हैं ना, वो काम भी बहुत करते हैं, आपसे ज्यादा करते हैं, मुझसे ज्यादा करते हैं। उनको अभी बोलो कि 5 एकड़ का खेत जोतना है तो वो चले जाएंगे, मेरी तो हिम्मत नहीं, आधे एकड़ में ही बैठ जाऊंगा। तो जो गांव में अभी मेहनत कर लेते हैं, हिम्मत उनमें है, उनके लिए तो कुछ चीजें एक्सेप्शन में आ जाती है। मैं बात कर रहा हूं आपकी, आपसे मतलब जो शरीर श्रम ज्यादा नहीं करते हैं, शहर में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं आयुर्वेद के नियम की बात कर रहा हूं। जो बहुत श्रम करते हैं उनके लिए नियम बिल्कुल अलग है। तो अभी हम इतनी सी बात पे अपने को केंद्रित करें। दूध पिएंगे रात को, लस्सी पिएंगे दोपहर को, जूस पिएंगे सवेरे। दूध का सबसे अच्छा समय है सूर्यास्त के बाद। जब तक सूरज रहता है दूध को पचाने वाले एंजाइम्स पेट में नहीं आते। जैसे ही सूरज डूब जाता है दूध को पचाने वाले एंजाइम्स पेट में जबरदस्त स्कूल जाते हैं। हाँ, तो अब माताओं को ये परिवर्तन लाना पड़ेगा और आपको अपने बच्चों को सवेरे जूस पिला के स्कूल भेजना पड़ेगा। हाँ, 1 मिनट अशोक भाई का सवाल है, मैं 1 मिनट आपका सवाल है, बहुत जेन्युइन है। हम पटियाला में हो या जलंधर में, लुधियाना में हो या दिल्ली में, ज्यादातर घरों में मैंने भी देखा है माताएं अपने बच्चों को स्कूल भेजती है तो दूध पिला के भेजती है। ये जितनी माताएं अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं दूध पिलाकर, इन सबसे मेरी प्रार्थना है कि उनको जूस पिलाकर भेजें। बच्चे ठीक ही कहते हैं, दवा नहीं पीना चाहते। हाँ, इसलिए नहीं कि उनके शरीर में इच्छा नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम्स नहीं है, आप जबरदस्ती पिलाते हैं। सुबह के समय किसी भी बच्चे की दूध पीने की इच्छा नहीं होती, आप मार के पीट के जबरदस्ती अपना फोर्स दिखाकर उसको पिला देते हैं। इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि पेट में एंजाइम्स ही नहीं है उसको पचाने वाले, इसलिए इच्छा भी नहीं होती। तो वो सही है, इच्छा नहीं होती उसकी, तो आप उसकी इच्छा का सम्मान करिए। बस उसको सवेरे जूस पिलाना शुरू कर दीजिए। जूस नहीं पी सकता है तो फल खिलाना शुरू कर दीजिए। सवेरे का समय फल और जूस के लिए आप फिक्स कर दीजिए। दोपहर को जब वो स्कूल से लौटते हैं तो दही का समय फिक्स कर दीजिए। आप उनको दही खिलाइए, लस्सी खिलाइए, मट्ठा पिलाइए, जो पीना, और शाम का समय फिक्स कर दीजिए दूध का। ये जो नाश्ते में हम चाय कॉफी लेते हैं, हाँ, एक मिनट उस पर मैं आ जाऊंगा, 1 ही मिनट लगेगा। पहले एक नियम जो क्लियर हो जाए हम सबको, बोलिए। छोटे बच्चे दूध मांगते हैं। देखिए, मैं एक खुद ही करने जा रहा हूँ। आप 1 मिनट के लिए बस शांत रहें, धैर्य रखें। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लें। ये जो नियम है जो मैंने बता दिया, ये सामान्य लोगों के लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। मैंने आपसे कहा ना हर नियम में कुछ एक्सेप्शन होता है। इसमें पहला एक्सेप्शन ये है कि जो बच्चे माँ के दूध पर निर्भर हैं, लगभग 2 से 2.5 साल की उम्र तक, कई बच्चे 3 साल की उम्र तक माँ के दूध पर निर्भर, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। भागवत जी ने आगे इसी नियम को एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं कि जो पूरी तरह से माँ के दूध पर निर्भर है, उन बच्चों पर ये नियम लागू नहीं होता, माने उनको एक्सक्लूड करके आप बात करिए। माँ के दूध पर निर्भर बच्चों को तो जब भूख लगेगी उनको दूध पीना है, क्योंकि उनके शरीर में 3 साल तक तो दूध वाले ही एंजाइम्स हैं। दही वाले एंजाइम्स तो 3 साल के बाद बनना शुरू होते हैं उनके शरीर। दाल, सब्जी आदि आदि को पचाने वाले एंजाइम्स 1.5-2 साल के बाद ही बच्चों के शरीर में आना शुरू होते हैं। उसके पहले तो सिर्फ दूध और दूध के ही एंजाइम्स हैं उनको पचाने के लिए। तो जो बच्चे माँ के दूध पर निर्भर हैं, उनको छोड़कर सभी के ऊपर ये नियम लागू होगा। कहते हैं 5 साल या 5 से 15 साल के बच्चे रात को दूध नहीं देना चाहिए, वो बेड बैटिंग करेंगे। हाँ, अब ये जो बेड बैटिंग है ये डिसीज है। बेड बैटिंग जो है, रात को बिस्तर में पेशाब करना, ये बीमारी है। इस बीमारी को ठीक करना ही पड़ेगा। दही जो है वो एसिडिक है, अम्लीय है, और दूध जो है वो क्षारीय है, एल्कलाइन है। तो जो क्षारीय चीजें हैं, इसको और दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करें। जितनी क्षारीय चीजें हैं वो सब आप सूरज डूबने के बाद खाइए, तो शरीर को बहुत काम करती है।
और जितनी अम्लीय चीजें हैं एसिडिक, वो सब सूरज निकलने के बाद खाइए तो शरीर को बहुत लाभ करती है। अम्लीय माने एसिडिक, थोड़ी खट्टी, दही थोड़ा खट्टा होता है ना, हल्का खट्टापन उसमें आता है, कितना भी ताजा हो तो भी हल्का खट्टापन उसमें होता है। तो हल्की खट्टी, ज्यादा खट्टी, रस वाली, ये सब चीजें अम्लीय हैं। और जिनका स्वाद थोड़ा कसेला होता है या नॉर्मल होता है, जैसे पानी, जैसे दूध, वो नॉर्मल स्वाद के हैं और बाकी सब कसेली चीजें हैं। तो ज्यादा कसेली चीजें सब क्षारीय हैं, एल्कलाइन है। तो क्षारीय चीजों को खाने के लिए आयुर्वेद कहता है रात का समय सबसे अच्छा, सूरज डूबने के बाद। और अम्लीय चीजें खाने का सबसे अच्छा समय है सूरज उगने के बाद। तो दही का, फल का, सबका समय शुरू होता है सूरज उगने के बाद। दूध का समय शुरू होता है सूरज डूबने के बाद। आगे बढ़े, दूसरे सूत्र पर चले। पानी का ही दूसरा सूत्र है, बहुत छोटा सूत्र है, लिख लें पहले, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन इसका मैं करूंगा। पानी हमेशा, जी चाय की बात हो गई, चलो चाय ही पढ़ लेते हैं पहले, चाय ही। चाय के बारे में जानकारी दे दूं मैं। चाय जो है ना, आपके देश का उत्पादन नहीं है, पहली बात जानकारी के लिए बता। अंग्रेज आए थे जब इस देश में, तो चाय का पौधा साथ में लाए थे और उन्होंने भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जो अंग्रेजों के अनुकूल, जहां ठंड ज्यादा पड़ती है, उन स्थानों पर, पहाड़ियों पर चाय के पौधे लगवा दिए, तो उसमें से चाय होने लगी। अंग्रेज अपने साथ चाय लेके आए थे, भारत में चाय कभी हुई नहीं। 1750 के पहले इस देश में एक भी चाय का कहीं नामो निशान नहीं था। ब्रिटिशर्स आए ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, तो उन्होंने चाय के बागान लगाए, उन्होंने अपने लिए लगाए। क्यों लगाए? चाय एक मेडिसिन है, इस बात को ध्यान से सुनिए। चाय एक मेडिसिन है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है। सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है चाय मेडिसिन है, और जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल और हाई रहता है, चाय उनके लिए जहर है। न्यूज़पेपर में चाय मोटापा कम करती है, बता रहा हूं ना। आगे बढ़ते हैं। चाय उन सब के लिए जिनको ब्लड प्रेशर कम रहता है अमृत है, मेडिसिन है, लो बीपी वालों के लिए। लेकिन चाय उन सब के लिए जहर है जिनको बीपी हाई रहता है या नॉर्मल रहता है। अब अंग्रेजों की एक समस्या है, आज भी है, वो हजारों साल से। सभी अंग्रेजों का बीपी लो है, सिर्फ अंग्रेजों का ही नहीं, अमरीकियों का भी, कैनेडियन लोगों का, फ्रेंच लोगों का, जर्मन लोगों का, स्वीडिश लोगों का, डेनिश लोगों का, सबका बीपी लो है। कारण क्या है? बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं, बहुत ठंडे इलाके में। उनकी ठंड का तो हम सोच नहीं सकते। सर एक चीज, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है। मैं बताता हूं, अभी एक बात पूरी हो जाए तो। अंग्रेज और अंग्रेजों के आसपास के सारे देश दुनिया के इस हिस्से में रहते हैं जहां ठंड बहुत है। साल में 6 महीने सूरज नहीं, इतनी ठंड है। और आप अगर उनके यहाँ टेम्परेचर रेंज देखेंगे तो -40 उनकी लोएस्ट रेंज है, -40। ऋणात्मक रूप से शून्य से भी नीचे 40 डिग्री, शून्य से भी नीचे 30 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 25 डिग्री, 15 डिग्री, ये टेम्परेचर उनके यहाँ 6 महीने रहता है। सूरज निकलता नहीं, 6 महीने धुंध ही धुंध रहती है आसमान में। ये इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है, अंग्रेजों की और अंग्रेजों के आसपास के देशों। ज्यादा ठंडे इलाके में कोई भी रहेगा उसका बीपी लो हो जाएगा। आप भी करके देख लें, मैंने किया एक बार मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किया। बर्फ मंगाया मैंने, वो बर्फ की सिल्ली आती है ना, वो मंगाई और चारों तरफ सिल्ली लगा के अंदर में लेट गया। लेटने से पहले मैंने मेरा बीपी चेक कर लिया और लेट गया। 3 मिनट के बाद ही मेरा बीपी लो होना शुरू हो गया। 3 मिनट से 6 मिनट में इतना लो हो गया कि मेरी दम निकल जाए ऐसी हालत हो गई। 8-10 मिनट में ही मुझे बर्फ से बाहर आना पड़ा। फिर बीपी चेक किया, मैं कल्पना नहीं कर सकता इतना लो था, इतना लो था। फिर मेरे समझ में आ गया कि मेरे से ज्यादा बेचारे तो अंग्रेज हैं जो बर्फ की सिल्लियों में 6 महीने रहते हैं। चारों तरफ बर्फ रहती है, छत पे बर्फ रहती है, सड़क पे बर्फ रहती है, इधर बर्फ रहती है, उधर बर्फ रहती है। इतनी बर्फ होती है कि गाड़ियां बर्फ में दब जाती हैं। फिर उनको स्पेशल अभियान चलाना पड़ता है बर्फ को तोड़ने का। सारी सरकारों का बड़ा बजट तो बर्फ तोड़ने में खर्च होता है, कनाडा, अमेरिका वगैरह।
तो वो लोग सच में बर्फ में ज्यादा रहते हैं, ठंड बहुत है, ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है। अब तुरंत ब्लड को स्टिमुलेंट चाहिए, अगर बीपी लो हो गया, इतनी ठंड पड़ गई, स्टिमुलेंट चाहिए तुरंत बीपी बढ़ाने के लिए, तो चाय उसमें सबसे अच्छी है। दूसरे नंबर पे कॉफी। तो चाय और कॉफी उन सबके लिए बहुत अच्छी है जो ठंड वाले इलाके में रहते हैं। और भारत के ऐसे कई इलाके हैं जहां बहुत ठंड पड़ती है। अगर मैं जम्मू कश्मीर में जाकर ये व्याख्यान दूंगा तो लोगों से कहूंगा चाय पियो, कॉफी भी पियो, क्योंकि उनके लिए वो मेडिसिन है। आपको अगर मैं लेक्चर करूंगा तो आपको बोलूंगा आप मत पियो, क्योंकि आप इतने बर्फ वाले इलाके में नहीं रहते। आपके यहाँ थोड़ी ठंडी है, वो भी साल में 10-15 दिन की है। वो 10-15 दिन तब होते हैं जब कोहरा बहुत पड़ता है, हाथ पैर आपके गलने लगते हैं, टेम्परेचर -0 या 0 के नीचे आ जाता, तब आपके यहाँ शायद 2-4 दिन 5 दिन ऐसे आते हैं कि आप चाय पी लो, कॉफी पी लो, क्योंकि उस समय बीपी बहुत लो है। लेकिन पूरे साल चाय पीना और एवरी टाइम इज टी टाइम, ये सबसे खतरनाक है। सुबह उठते ही चाय पीना, कई लोग तो कहते हैं चाय नहीं पिएंगे तब तो पॉटी भी नहीं कर सकते, ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो बहुत खतरनाक है। इसलिए उठते ही चाय पीने का अगर आपकी आदत है तो इसको बदलिए, नहीं तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर लो बीपी आपको नहीं है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, चाय पीना आप जारी रखते हैं, धीरे धीरे हाई होना शुरू होगा, और वो हाई होते होते फिर आपको गोलियों तक लेके जाएगा। फिर डॉक्टर कहेगा बीपी लो करने के लिए गोलियां खाओ, और जिंदगी भर चाय भी पियो, जिंदगी भर गोलियां भी खाओ। तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि चाय छोड़ दो, वो कहेगा गोलियां खाओ, क्योंकि गोलियां बिकेंगी तो उसको भी कमीशन मिलने वाला है। तो आप या तो डिसाइड कर लो कि जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की गोलियां खा के जिंदा रहना है तो चाय पीते रहिए, और अगर जो नहीं खानी है तो चाय पहले छोड़िए। दूसरी एक जानकारी और दूं कि आपका पेट बहुत अम्लीय होता है, आप जानते हैं, क्योंकि हम गर्म देश में रहने वाले लोगों का जो पेट है वो नॉर्मल एसिडिटी से थोड़ा ऊपर रहता है। ठंड वाले लोगों का नॉर्मल एसिडिटी से भी बहुत नीचे रहता है, माने उनका जो ब्लड है उसकी एसिडिटी अगर हम नापें यूरोप और अमेरिका के लोगों की और हमारे ब्लड की एसिडिटी नापें, दोनों में अंतर है। अगर हम पीएच स्केल को जानते हैं तो हमारा ब्लड जो है ना वो 7.5 के आसपास, 7.4, 7.3, कभी कभी 7.2, कभी 6.8 तक चला जाता है एसिडिटी में। लेकिन यूरोप और अमेरिका में तो +8 और 8 के आगे रहता है। तो उनका ब्लड जो है ना थोड़ा सा एल्कलाइन है यूरोपियन लोगों का, और चाय एसिडिक है। तो एल्कलाइन ब्लड को थोड़ा एसिडिक करने में चाय उनको मदद करती है, इसलिए उनके लिए वो मेडिसिन है। हमारा ब्लड पहले से ही थोड़ा एसिडिक है और पेट भी हमारा एसिडिक है, और हम चाय पी के और ज्यादा एसिडिक उसको बनाते हैं, और ज्यादा अम्लीय बनाते हैं, तो जीवन का सर्वनाश करते हैं। इसलिए चाय आपके लिए नहीं है। और मैं एक आखिरी जानकारी आपको दे दूं, भगवान ने जो चीजें आपके नजदीक में पैदा की हैं वही आपके खाने पीने के लिए अच्छी हैं। जो चीजें आपसे हजारों मील दूर पैदा होती हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं। आपको खाने पीने को जितना लगता है वो सब 20 किलोमीटर के दायरे में होता है। आप पटियाला को केंद्र बनाकर 20 किलोमीटर का एक सर्कमफ्रेंस बना दीजिए, आपकी जरूरत की हर चीज वहां होती है, वो आपके लिए सबसे अच्छी है। और हजारों मील दूर नीलगिरी की पहाड़ियों में जो चाय होती है या कर्नाटक के कुर्ग एरिया में जो कॉफी होती है वो आपके लिए मुफीद नहीं है, अनुकूल नहीं, क्योंकि हर वस्तु आबो हवा के हिसाब से होती है। जहां जिसकी जरूरत है वहीं वो चीज होती है। कुर्ग एरिया में कॉफी की बहुत जरूरत है क्योंकि लो बीपी है, तो वहां कॉफी होती है। पटियाला और आसपास में कॉफी का कितना भी प्लांटेशन करेंगे होगी नहीं, क्योंकि कॉफी की हमें जरूरत नहीं है। ये तो गड़बड़ी क्या हो गई कि ट्रांसपोर्टेशन के साधन इतने हो गए तो दुनिया में जहां भी जो कुछ होता है हम उसे हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो शरीर के अनुकूल नहीं। अब एक और छोटी सी बात कि हमारे आसपास के जानवरों और पक्षियों को जरा ऑब्जर्व करें, वो चाय पीते हैं क्या? मैंने बहुत पिला के देखा है, नहीं पीते। कोई पक्षी चाय नहीं पीता, कोई पक्षी कॉफी नहीं पीता, मेरे घर का पालतू कुत्ता भी नहीं पीता, वो भी मुंह इधर उधर कर देता है। चाय रख दो इधर उधर करेगा, दूध रख दो फट से पी जाएगा, फट 1 मिनट नहीं लगता। बिल्ली को पिला के देखा, कुत्ते को पिला के देखा, वो भी नहीं पीते, उनको भी इतना सेंस है। हम तो इतने सेंसलेस होते हैं, अपने को समझते तो बहुत होशियार हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट,
प्रॉब्लम हमारी इंटेलिजेंसी की नहीं है, सेंसलेस हो गए। तो आप थोड़े सेंस में वापस आइए, चाय कॉफी छोड़िए। फिर आप बोलेंगे कैसे छूटेगा? स्वामी जी का एक सूत्र बताता हूँ चाय छोड़ने का। स्वामी जी कहते हैं चाय पीकर जो नुकसान आपने किया है उसकी भरपाई भी हो जाएगी और चाय भी छूट जाएगी। चाय पीकर आपने किया आपके ब्लड को एसिडिक बना लिया, अम्लीय बना लिया, अब इसको वापस आपको क्षारीय बनाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी चीज है अर्जुन छाल का पाउडर, उसका काढ़ा बना के पीजिए, चाय जिनको छोड़ दी। घर आने वाले को सत्कार कैसे करें, वो बोलेगा क्या छाल का पाउडर दे रहे हो? बहुत अच्छा। शुरुआत तो हमें करते हैं चाय की। आप जो चाय छोड़ना चाहते हैं और जिन्होंने चाय पीकर नुकसान कर लिया अपने शरीर का, वो नुकसान फिर ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी आयुर्वेदिक दवा है अर्जुन छाल। आप जानते हैं अर्जुन छाल कहीं भी मिलती है, 35-40 रुपए किलो की है, बहुत सस्ती है। चाय तो 150 रुपए किलो है, ये तो 35-40 रुपए किलो है। स्वामी जी का यहाँ अगर केंद्र होगा, सेवा केंद्र, वहां से ले लीजिए। अर्जुन छाल का पाउडर मिलता है, उसको काढ़ा बनाइए। काढ़ा बनाना आप सब जानते हैं, पानी में डाल के उबाल दीजिए, थोड़ा उसमें चाहे तो शक्कर मिला दीजिए, गुड़ मिला दीजिए, बहुत अच्छा तैयार होता है। टेस्ट उसका चाय का ही जैसा है और रंग भी चाय के जैसा है। उसमें दूध भी डाल सकते हैं, गुड़ या चीनी जो भी डाल के, और उसको पी लीजिए लगातार। 15-20 दिन आपने पी लिया तो मैं आपको 99% गारंटी देता हूँ चाय छूट जाएगी। और चाय पीकर जितना नुकसान आपने कर लिया वो सारा नुकसान उससे कवर हो जाएगा। आपके ब्लड में एसिडिटी कम कर देगा और आपके ब्लड को एल्कलाइन कर देगा। और मजे की बात यह है कि ब्लड की एसिडिटी बढ़ते ही कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब बढ़ने लगते हैं, और ब्लड की एसिडिटी घटते ही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड सब घटने लगते हैं। माने हार्ट अटैक से बचना है तो भी अर्जुन की छाल ही चाहिए आपको। तो चाय का सबसे अच्छा विकल्प है। और एक अच्छा विकल्प है, अर्जुन की छाल बहुत क्षारीय है, एल्कलाइन है। ऐसी कोई भी चीज जो एल्कलाइन है वो आप पीना शुरू कर दीजिए चाय के विकल्प के रूप में। जैसे जीरा है ना, जीरा बहुत एल्कलाइन है, जीरे का काढ़ा बनाइए। जीरे का काढ़ा कैसे बनता है? जीरा पानी में डालिए, उबालिए, थोड़ा गुड़ मिला दीजिए और थोड़ा उसमें पुदीने का पत्ते का चटनी वटनी मिला दीजिए, ये बहुत एल्कलाइन हो जाता है। फिर इसको पी लीजिए चाय की तरह से। ऐसे ही आपके घर में अजवाइन है, अजवाइन बहुत एल्कलाइन है, बहुत क्षारीय है। एल्कलाइन का काढ़ा बना लीजिए, अजवाइन का काढ़ा बना लीजिए गुड़ मिला के, और जीरा भी डाल सकते हैं उसमें। धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता दोनों एल्कलाइन है, उनकी चटनी डाल दीजिए, बहुत अच्छा तैयार होगा। तो ऐसे 20 तरह के काढ़े हैं। एक हमारे भारत देश में गायत्री परिवार नाम की बड़ी संस्था है, उनका एक प्रज्ञा पेय आता है, वो भी बहुत एल्कलाइन है, वो चाय का बहुत अच्छा विकल्प है। स्वामी जी ने भी एक विकल्प लाया है, दिव्य पेय। वो सभी एल्कलाइन चीजें हैं उसमें, चुन चुन कर उन्होंने एल्कलाइन चीजें उसमें रखी हैं। वो दिव्य पेय चाय का बहुत अच्छा विकल्प है। तो विकल्प है, अच्छा विकल्प है, तो फिर जहर क्यों खाना? और अगर रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, तो उनको आप कहते हैं अतिथि तो देवता है, तो देवताओं को जहर तो नहीं पिला सकते, देवताओं को तो अमृत ही पिला सकते हैं ना, राक्षसों को जहर पिला सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपके अतिथि राक्षस है कि देवता है। अगर आप मानते हैं कि वो राक्षस हैं, खूब चाय पिलाइए, खूब कॉफी पिलाइए, जल्दी मार डालिए उनको। और अगर आप मानते हैं कि नहीं वो देवता है, तो बिल्कुल चाय मत दीजिए, बिल्कुल कॉफी मत दीजिए, दिव्य पेय दीजिए, अर्जुन की छाल का पाउडर दीजिए, जिंदा रखिए उनको। ये आप तय करिए, आप मैं छोड़ता हूँ। हम दूसरे सूत्र की तरफ जा रहे थे, फिर से जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल। जिनको सुबह जूस पीने से कोल्ड होता है, बस इतना सा छोटा काम करें कि जूस में काला नमक डाल दें। काला नमक आप सबके घर में, तो कभी कोल्ड नहीं होगा। दूसरा, जूस में थोड़ा सा अदरक का रस डाल दें, कभी भी कोल्ड नहीं होगा। और तीसरा और आखिरी, जूस में थोड़ा चूना डाल के पिया, जिंदगी में कभी भी कोल्ड नहीं होगा। मात्रा बहुत थोड़ी सी। काला नमक होगा तो कनक के दाने के बराबर काला नमक, 1 गिलास जूस में। चूने की मात्रा भी कनक के दाने के बराबर 1 गिलास जूस में। और अदरक का रस, अगर 1 गिलास दूध है, सॉरी जूस है, तो 1/4 चम्मच अदरक का रस। तो या तो अदरक का रस मिला लें, नहीं तो काला नमक मिला लें, नहीं तो चूना मिला लें। जिनको जूस पीने से कोल्ड होता है, सर्दी होती है, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए।
हम थोड़ा आगे बढ़े, दूसरे सूत्र पे बात करें। पानी को हमेशा, ये दूसरा सूत्र है, आप लिख लिया, शायद नहीं लिखा तो फिर रिपीट कराओ। पानी को हमेशा घूट घूट कर पीना, पानी को हमेशा घूट घूट कर पीना, सिप सिप करके पीना, ये है दूसरा सूत्र। कभी भी पानी गटागट नहीं पीना, एक साथ मुंह में लोटा लगा के गटागट गटागट, ये बहुत खराब तरीका पानी पीने का। पानी पीने का तरीका है वैसे ही जैसे गर्म दूध पीते हैं, एक सिप लेते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं, फिर दूसरा सिप, फिर रुकना, फिर तीसरा सिप, ऐसे पानी पीना है। आप पूछेंगे क्यों पीना है, समझ लीजिए इस बात को, क्यों पीना है। बात ऐसी है, थोड़ी देर पहले से चर्चा चल रही है, हमारा जो मुंह है ना, ये बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है। किसका? लार का। लार जिसको अंग्रेजी में आप स्लाइवा कहते हैं, और एक अंग्रेजी में सैलिवा भी कहते हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है, सैलिवा, स्लाइवा, लार। ये लार का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है मुंह, और ये 24 घंटे काम करता है, इसकी कोई छुट्टी नहीं है, न संडे है न हॉलीडे है। दिवाली, दशहरा, हमेशा ये प्रोडक्शन यूनिट हमारी चलती रहती है। रात को आप सो जाते हैं तो भी ये फैक्ट्री चलती रहती है, और ये फैक्ट्री इतनी लार बनाती है कि आप सोच नहीं सकते। लीटर में नापेंगे तो 1-2 नहीं, 10 लीटर एक दिन में 24 घंटे। तो ये लार बनाने का काम मुंह में चलता रहता है। जीभ उसमें सबसे ज्यादा मदद करती है, जीभ के साथ कुछ लार ग्रंथियां हैं वो भी काम करती है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, फिजियोलॉजी एनाटॉमी का एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा कि मुंह में 1 लाख लार ग्रंथियां हैं, 1 लाख लार ग्रंथियां हैं मुंह में, और ये रात दिन काम कर रही है तो लार बन रही है। अब ये जो लार बनती है हमारे मुंह में, ये पूरी तरह से क्षारीय है, एल्कलाइन है, पूरी तरह से एल्कलाइन। कभी भी आप इसको मुंह से निकाल के टेस्ट कर सकते हैं लिटमस पेपर से, ये एल्कलाइन है। और पेट में हमेशा अम्ल बनता है, और पेट की फैक्ट्री भी चालू रहती है हमेशा अम्ल बनाने में। एपिगैस्ट्रियम में अम्ल बनता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं हम सब। तो पेट में बनता है अम्ल, एसिड, मुंह में बनती है लार, एल्कलाइन। ये लार है एल्कलाइन और अम्ल है एसिडिक, ये दोनों मिक्स हों तो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो भगवान ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि पेट के अम्ल में मुंह की लार जाकर मिलती रहे ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज करे, नॉर्मल रखे, एसिड बढ़ने ना पाए। इसलिए व्यवस्था ऐसी है कि जो भी लार बनेगी वो अंदर जाएगी, लार बनेगी अंदर जाएगी, बनेगी अंदर जाएगी, बनेगी अंदर जाएगी। ये हमारे शरीर में चलता रहता है। इसलिए कहा यह गया है कि पानी को अगर आप घूट घूट कर पी रहे हैं, सिप सिप करके पी रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में लार अंदर जाएगी। और एक साथ घटाघट पानी पी रहे हैं तो बहुत थोड़ी सी लार अंदर जाएगी। 1 गिलास पानी आपने 2 सेकंड में खत्म कर दिया, थोड़ी सी ही लार जाएगी, लेकिन उसी 1 गिलास पानी को 3-4 मिनट धीरे धीरे पिएंगे तो ज्यादा लार जाएगी। पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका बताया गया आयुर्वेद में कि 1 सिप पानी मुंह में भरना, फिर उसको घुमाना चारों तरफ, और घुमा के फिर पूरी लार उसमें मिक्स हो जाए, फिर पीना, फिर 1-2 मिनट वेट करना, 1-2 मिनट में फिर उतनी लार बन जाएगी, फिर पानी को मुंह में लेना, फिर घुमाना, फिर पीना। ये तरीका आदर्श है, आइडियल है, ऐसे पानी पीना। आप बोलेंगे फायदा सबसे बड़ा ये है कि बार बार लार अंदर गई तो पेट का एसिड आपने न्यूट्रल कर लिया। जिनका एसिड न्यूट्रल होता है उनको लाइफ में वात, पित्त, कफ तीनों न्यूट्रल रहते हैं, बढ़ ही नहीं सकते, घट भी नहीं सकते, और जिंदगी भर आप निरोगी रह सकते हैं। ये इतना पावरफुल सूत्र है कि सिर्फ पानी को घूट घूट करके पीना। मैंने इस सूत्र पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए, और मेरे अलावा दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए। मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी, एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, वहां पर 2 साइंटिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे मेरा कंप्यूटर के माध्यम से दोस्ती हो गया, ईमेल के थ्रू। मैंने उनकी एक बार वेबसाइट पे क्लिक किया, वो दोनों साइंटिस्ट 12 साल से एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दोनों नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, माने किडनी रोग के विशेषज्ञ। उनका ये एक्सपेरिमेंट है कि पानी घटाघट पियो तो क्या होता है, और पानी घूट घूट पियो तो क्या होता है। 12 साल से वो एक ही काम में लगे। 12 साल के बाद उन्होंने रिजल्ट दिया है और उसकी पूरी थीसिस तैयार की है। वो ये कहते हैं कि पानी जो घटाघट पिए तो रोग ही रोग शरीर में। वो बोलते हैं सबसे ज्यादा संभावना है एपेंडिसाइटिस की, दूसरी संभावना है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की,
वो कहते हैं कि ये प्रोस्टेट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अपेंडिसाइटिस के जितने भी प्रॉब्लम है, ये सब मैक्सिमम उन लोगों को है जो घटाघट पानी पीते हैं। और वो कहते हैं कि जो घूट घूट पानी पी रहे हैं, वो कहते हैं दिस इज आइडियल। और वो कहते हैं कि भारत तो बहुत लकी है कि इस नियम का भारत को 3500 साल से ज्ञान है, हमको तो अभी पता चला 12 साल पहले कि पानी घूट घूट पीना। उन्होंने अपने 100 से ज्यादा पेशेंट पर 12 साल ये काम किया जिनकी किडनियां खराब हो गई और जिनको डायलिसिस करना पड़ता था। ऐसे 100 पेशेंट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उनका कहना है कि जितने पेशेंट को घूट घूट पानी पीने को उन्होंने बोला, सभी को डायलिसिस देर में हुआ। माने जैसे हर दिन डायलिसिस लगता है ना, घूट घूट पानी पीने लगे तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो समय बढ़ता ही गया और अंत में 3-3 महीने में एक बार डायलिसिस उनको करना पड़ा और 6 महीने में करना पड़ा। और जो घटाघट पानी पीते हैं उनको हर दिन या हर दूसरे दिन डायलिसिस पे लग जाता। तब उन्होंने थीसिस तैयार किया। वो थीसिस को उन्होंने, एक बहुत बड़ी मैगजीन आती है लेंसेट, उसका नाम है, लंदन से छपती है, उसमें दिया वो थीसिस। मैंने पढ़कर फिर उनको कांटेक्ट किया कि आपको ये पता कैसे चला घूट घूट पानी पीने का। तो उन्होंने कहा कि हमको किसी इंडियन ने बताया था जो अमेरिका में रहता है और हमने उसको सीरियसली ऑब्जर्व करने के लिए ये किया था। तो मैंने कहा हमारे भारत में तो 3500 साल पहले ये पता। उन्होंने कहा हाँ हमें मालूम है, लेकिन भारतवासी इसका पालन नहीं करते, इसका बहुत अफसोस है। अब वो दोनों इसका प्रचार करने में लग गए। वो कहते हैं पानी को घूट घूट पियो तो किडनी भी अच्छी रहेगी, लीवर भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आप इसको हमेशा याद रखिए कि पानी को घूट घूट पीना ही सबसे उत्तम है। और दूसरी जानकारी ये कि जब आप खूब ज्यादा पानी को मुंह में घुमा घुमा के पीते हैं और खूब सारा सलाइवा या सैलिवा या लार आपके पेट में जाता है और पेट के एसिड को बैलेंस रखता है, तो रक्त का एसिडिटी बढ़ नहीं सकता, तो फिर जिंदगी में रोग आने का चांस होता नहीं। मैंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे ऐसे लोगों पे किए जिनको मोटापा है, बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, जिनको मोटापा बहुत है। वजन उनका 150 किलो है, 160 किलो है, 170 किलो है। उनमें से कई की नौकरियां चली गई हैं सिर्फ इसलिए कि वजन ज्यादा है। उनको पिंक स्लिप दिए गए और उसमें लिख दिया गया कि माफ करिए, आदमी को तो हम काम पे रख सकते हैं, हाथी के बच्चों को नहीं रख सकते। 150 किलो, 160 किलो ऐसे मेरे दोस्त हैं। फिर जब वो परेशान हो गए, नौकरी चली गई, घबरा गए, तब उन्होंने कहा आप बताओ क्या करें। तो मैंने कहा स्वामी जी का शिविर करो। तो उन्होंने कहा वो तो 7 दिन का हो गया। बेंगलोर में ऐसे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने 7 दिन शिविर किया, फिर उसके बाद कहते हैं हमसे नहीं होता। जितने दिन गए शिविर में उतने दिन हुआ, बाद में बंद हो गया। फिर कहता कोई सरल उपाय बताओ। तो मैंने कहा इतना ही करो, घूट घूट पानी पियो, इतना ही करो और खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। तो साल भर से ज्यादा है हो गया है, वो सब इसको फॉलो कर रहे हैं। अब किसी का वजन 160 किलो से 80 किलो हो गया, किसी का वजन 140 किलो से 70 किलो हो गया, किसी का वजन 165 किलो से 85 से 90 किलो रह गया। वजन इतना तेजी से घटता है घूट घूट पानी पीने। और मेरे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनका पेट बहुत ज्यादा बाहर आ गया था, उनका सभी पेट अंदर चला गया घूट घूट पानी पीने। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि जो पहले से पतले हैं वो और पतले हो जाएंगे। बिल्कुल मत घबराइए, आप जहां हैं वहीं स्थिर हो जाएंगे, उससे ज्यादा पतले नहीं होंगे। लेकिन जो हैवी हैं, मोटे हैं, उनके लिए तो ये इतनी रामबाण औषधि है कि आप घूट घूट पानी पीना शुरू कर दीजिए, साल भर में आपके रिजल्ट आपकी आंखों के सामने। जी हाँ, उनके लिए तो बात दूसरी, उनको कुछ मेडिसिन भी खानी पड़ेगी। लेकिन नॉर्मल लोगों को जिनको थायराइडिज्म नहीं भी है, हाइपरथायराइडिज्म नहीं भी है, फिर भी वेट उनका बढ़ गया है, उन सब के लिए ये रिजल्ट देता है। और मैं आपको एक दूसरी और ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ जिसको आप भी ऑब्जर्व करें। मनुष्य को छोड़कर जितने भी पक्षी और पशु हैं, सब घूम घूम कर पानी पीते हैं। किसी चिड़िया को देखो पानी पीते हैं। चिड़िया पानी जब पीती है ना, एक ही बूंद उठाती है पानी, उसकी चोंच को धीरे धीरे चलाती है, फिर पीती है, फिर दूसरा बूंद उठाती है, फिर चोंच चलाती है, फिर तीसरा बूंद उठाती है, फिर चोंच चलाती है। इतना धीरज है उसमें पानी पीने के लिए कि वो आराम से 15-20 मिनट बैठकर एक एक ड्रॉप पानी पीते हैं। कुत्ते को देखो चाट चाट के पानी पीता है, शेर को देखो, चीते को देखो, भालू को देखो,
मैक्सिमम जानवर चाट कर पानी पीते हैं, या चिड़िया एक एक ड्रॉप पानी पीती है। इसलिए कोई भी चिड़िया, कोई भी पक्षी ओवरवेट नहीं, किसी को डायबिटीज नहीं, किसी को अर्थराइटिस नहीं है, कोई कैंसर से नहीं मरता, किसी को अनिद्रा की समस्या नहीं है, इंसोम्निया, रात को नींद सबको आती है, सब 6 बजे सोने चले जाते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। सारे डिसीज और सारी तकलीफें आदमी को ही है, क्योंकि छोटी छोटी बातें वो नहीं समझता। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि चिड़िया को किसने बताया पानी घूट घूट पीना? हमको तो बाघभट्ट जी बता के चले गए, चिड़िया को किसने बताया? इसका माने ये है कि बाई बर्थ उनको ये नॉलेज है। इसका माने ये है कि नेचर ने कोई ऐसी व्यवस्था की है, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि चिड़िया जन्म से ही इस बात को जानती है, या कुत्ता जन्म से ही इस बात को जानता है। उनका कोई गुरु नहीं होता, उनका कोई कॉलेज नहीं होता, उनका कोई स्कूल नहीं होता, फिर भी उनको ये नॉलेज है। इसका माने ये नेचर का नॉलेज है, और नेचर के नॉलेज को वो अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, जिनको हम जानवर कह रहे हैं। और जो इंसान है वो नेचर के नॉलेज को कभी भी मानता नहीं है और पहचानता नहीं, और उसको हम होशियार कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं। बार बार हम कहते हैं कि आदमी बहुत होशियार है, क्या मूर्ख आदमी, इतनी सी बात नहीं जानता पानी को घूट पीना। तो आप कहेंगे हमको किसी ने नहीं बताया, चिड़िया को किसने बताया? तो हम थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश करें। जानवर और पक्षियों की तुलना में हमारा नॉलेज बेस काफी कम है, उनका नॉलेज बेस हमसे थोड़ा ज्यादा है, और वो बराबर उसको पक्के तरीके से फॉलो करते हैं। तो आप इस नियम को कोशिश करें कि आज से फॉलो करें, क्योंकि इसमें नुकसान कुछ भी नहीं, फायदे ही फायदे हैं। और इस नियम को पालन करने में सिर्फ आपकी हैबिट बदलनी है, आपको और कुछ नहीं करना। पानी को जो जैसे घटाघट पी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे कम कम मात्रा में पीना। फिर आप कहेंगे बहुत समय लगेगा, मैंने वो भी करके देख लिया। पंजाब का जो गिलास होता है ना, वो भारत का सबसे बड़ा गिलास है। उतना गिलास पानी, पंजाब का एक गिलास तो आप जानते हैं आधे लीटर से भी ज्यादा का होता, उतना पानी मैंने एक एक चम्मच पी के देखा है, 3 मिनट ही लगता है बस, एक एक चम्मच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक दिन में 10 गिलास से ज्यादा तो कोई भी नहीं पी सकता। तो 30 मिनट एक दिन में आपको चाहिए पानी पीने के लिए। 24 घंटे का आपके पास दिन है, 30 मिनट आप नहीं निकाल सकते घूट घूट पानी पीने के लिए? कर सकते हैं, बस ध्यान देंगे, और ध्यान देकर आप इसको शुरू करें। हाँ, अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ उस सूत्र पर कि कोसा पीना कि कोसा पीना।